1948 में फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के क़याम से एक साल पहले यानी नवंबर 1947 में जैसे ही यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन की तकसीम का ऐलान किया, अगर आपको नहीं पता कि इसराइल कैसे बना तो ऊपर आई बटन में इस वीडियो के पार्ट 1 का लिंक आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही फ़लस्तीन की तकसीम का ऐलान हुआ तो फ़लस्तीन के यहूदियों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ उठी, जबकि जो फ़लस्तीनी थे उनके अंदर यूनाइटेड नेशन के इस फैसले से गम और गुस्सा पैदा हो गया, जिसके नतीजे में फ़लस्तीन के अंदर सिविल वार स्टार्ट हो गई। जनवरी 1948 में अरब लिबरेशन आर्मी ने फ़लस्तीन के अंदर अपने फौजी ऑपरेशंस शुरू कर दिए। ये जो अरब लिबरेशन आर्मी थी वो इजिप्ट, ट्रांसजॉर्डन, सीरिया, इराक, लेबनान, यमन और सऊदी अरेबिया के फौजियों पर मुश्तमिल थी और फौजी अल-कावुकजी इसकी सरबराही कर रहे थे। अरब लिबरेशन आर्मी ने गलीली और सुमेरिया, जो कि फ़लस्तीन का हिस्सा थे, इन पर अपनी पकड़ को मजबूत किया। इसी दौरान अब्दुल कादिर अल हुसैनी, जो कि एक फ़लस्तीनी था, वो चंद 100 नौजवानों के साथ मिस्र से फ़लस्तीन आया और चंद हजार फ़लस्तीनी जंगजुओं को साथ मिला के बैतुल मुक़द्दस शहर के 1 लाख यहूदियों की नाकाबंदी कर दी। इस नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए फ़लस्तीनी यहूदियों की एक येशुव नामी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहूदियों के लिए फ़लस्तीन के अंदर काम कर रही थी, इसने हगाना को ऑर्डर दिया। हगाना, जो कि फ़लस्तीनी यहूदियों की एक सिविलियन आर्मी थी, वो 100 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए पहुंच गई, लेकिन हगाना इस मिशन में नाकाम हो गई और ज़्यादातर बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं और कई 100 यहूदी फौजी मारे गए, जिससे ये हुआ कि अमेरिका ने फ़लस्तीन की तकसीम की हिमायत छोड़ दी। इस जंग के बाद यहूदियों ने हाइफा, जाफा और जेरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस के अंदर जहाँ जहाँ यहूदियों की अक्सरियत थी, फ़लस्तीनियों को तंग करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 लाख फ़लस्तीनी फ़लस्तीन छोड़कर दूसरे अरब मुल्कों में जाके आबाद हो गए। और 7 फरवरी 1948 को बरतानिया ने फ़लस्तीन के अरब वाले हिस्से को ट्रांसजॉर्डन के साथ शामिल करने का ऐलान कर दिया। इसी दौरान डेविड बेन-गुरियन ने हगाना को दोबारा बनाया और हर यहूदी मर्द और औरत पर मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करना लाजमी कर दिया। गोल्डा मेयर, जो कि एक यहूदी खातून थी, इसने अमेरिका के अंदर ज़ायोनिज़्म यानी यहूदियों के लिए एक अलग रियासत बनाने के लिए फंड्स इकट्ठे किए और इन फंड्स से फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हगाना के लिए ईस्टर्न यूरोप से हथियार खरीदे गए, जिससे हगाना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। इसके बाद बेन-गुरियन ने यिगाल यादेव, जो कि हगाना का हेड ऑफ ऑपरेशंस था, इसने उसे एक प्लान दिया कि वो अरब रियासतों में अपनी मुदाखलत शुरू करे और इस प्लान को प्लान डालेट का नाम दिया गया। इस प्लान के नतीजे में हगाना ने फ़लस्तीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसमें तिब्रियास, हाइफा, साफिद, बेइसान, जाफा और एक्रे शामिल हैं। इस कब्जे की वजह से तकरीबन 2.5 लाख फ़लस्तीनी फ़लस्तीन छोड़कर दूसरे अरब मुल्कों में जाके आबाद हो गए। 14 मई 1948 को जैसे ही आखिरी बरतानवी फोर्सेस हाइफा से निकली तो जूइश पीपल काउंसिल के लोग टेल अवीव म्यूजियम में इकट्ठे हुए और एक अलग रियासत का ऐलान कर दिया, जिसका नाम इसराइल था। जैसे ही यहूदियों ने एक अलग रियासत का ऐलान किया तो अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन और सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने इसराइल को एक अलग रियासत तस्लीम कर लिया, जबकि अरब इत्तेहादी, जो कि अरब लीग के नाम से जाने जाते थे, जिनमें इजिप्ट, ट्रांसजॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक शामिल थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के तकसीम के प्लान को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन के अंदर
जो वो चाहें उसे चुनने का हक दिया जाए। इसराइल के क़याम के बाद रातों रात अरब रियासतों की फौज ने इसराइल पर चढ़ाई कर दी, जिसके नतीजे में अरबों ने इसराइल के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। 29 मई 1948 को बरतानिया ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 50 के तहत खित्ते में हथियारों की पाबंदी का ऐलान कर दिया, लेकिन चेकोस्लोवाकिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए इसराइल को जरूरी मिलिट्री सामान फरोख्त किया, जिससे इसराइल काफी ताकतवर हो गया। इसराइल के क़याम के बाद हगाना को बदल के IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्स में तब्दील कर दिया गया। अब IDF ने आहिस्ता आहिस्ता अरबों की फौज को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। जून 1948 में इसराइली फौज ने अरबों को इसराइल से निकाल दिया और अरबों के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में 1949 में अरबों और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का एक मुआहिदा तय पा गया, जिसका नाम आर्मिस्टिक एग्रीमेंट था। इजिप्ट ने इस मुआहिदे को 24 फरवरी, लेबनान ने 23 मार्च, जॉर्डन या उर्दन ने 3 अप्रैल और सीरिया या शाम ने 20 जुलाई को साइन किया। इसी मुआहिदे के तहत इसराइल के लिए एक ग्रीन लाइन नामी बॉर्डर अरबों के साथ तय पा गया, जो कि 1949 से 1967 की थर्ड अरब इसराइल वार तक इसराइल की सरहद के तौर पर काम करता रहा। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें ये जो रेड लाइन है, ये वो ग्रीन लाइन बॉर्डर है जो आर्मिस्टिक एग्रीमेंट के तहत 1949 से 1967 तक इसराइल का बॉर्डर रहा। 1967 की थर्ड अरब इसराइल वार, जिसे 6 डे वार भी कहते हैं, इससे पहले यानी 1956 में इजिप्ट ने स्ट्रेट्स ऑफ तिरान से इसराइल के बहरी जहाजों का समुद्री रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह से इसराइल ने इजिप्ट पर हमला कर दिया और इस हमले के बाद इसराइल और अरबों में लड़ाई शुरू हो गई, जिसे सेकंड अरब इसराइल वार कहा जाता है। इस लड़ाई को खत्म करने के लिए UNEF यानी यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फोर्स ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के कहने पर एक मिलिट्री ऑपरेशन किया, जिसमें UNEF को इजिप्ट इसराइल के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया और ये स्ट्रेट्स ऑफ तिरान वाला मसला, जिसे स्विस क्राइसिस भी कहते हैं, खत्म हुआ। अब 1967 की थर्ड अरब इसराइल जंग की तरफ आए तो इस जंग के शुरू होने से कुछ महीने पहले इसराइल और इजिप्ट के दरमियान कशीदगी बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ गई। इससे इसराइल को ये खतरा लाहिक हो गया कि इजिप्ट कहीं दोबारा स्ट्रेट्स ऑफ तिरान से इसका बहरी रास्ता बंद ना कर दे। चुनाचा ऐसा ही हुआ। मई 1967 में मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने ऐलान किया कि वो स्ट्रेट्स ऑफ तिरान से इसराइल के बहरी जहाज़ों का रास्ता बंद कर देगा और इसने मिस्री फौज को इसराइल के बॉर्डर के साथ चौकन्ना रहने का हुक्म दिया और UNEF के तमाम एहलकारों को वापस बुलाने का भी हुक्म दे दिया। 5 जून 1967 को जब UNEF के एहलकार मिस्र से निकल रहे थे तो इसी दौरान इसराइल ने मिस्र पर फिजाई हमला कर दिया और इसराइल ने इस फिजाई हमले की पहले से ही प्लानिंग की हुई थी, जबकि मिस्र को इस फिजाई हमले की कोई खबर ना थी, जिससे ये हुआ कि मिस्र के तमाम मिलिट्री एरियल एसेट्स तबाह हो गए और इसराइल को फिजाई बढ़तरी हासिल हो गई। इसके बाद इसराइल ने मिस्र के हिस्से सिनाई पेनिनसुला और गजा स्ट्रिप पर जमीनी हमला कर दिया। इसी दौरान जॉर्डन भी मिस्र की तरफ से इस जंग में कूद पड़ा और जंग के 5वें दिन सीरिया यानी शाम ने भी इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली। जॉर्डन यानी उर्दन ने इसराइल की पेशकदमी को कम करने के लिए इसराइल पर अच्छे खासे हमले किए और शाम ने भी नॉर्थ यानी शुमाली इसराइली ठिकानों पर गोलाबारी करके इसराइल को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन हमलों के बावजूद इसराइल ने जंग के 6ठे दिन पूरे सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया। मिस्र और उर्दन ने 8 जून जबकि शाम ने 9 जून को जंग बंदी पर इत्तेफाक किया और 11 जून को इसराइल के साथ इस पर दस्तखत किए। इस 6 रोजा जंग में तकरीबन 20,000 से ज्यादा अरब हलाकतें हुई और 1,000 से ज्यादा इसराइली हलाकतें हुई, जबकि UNEF के 15 फौजी मारे गए। अब ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें ब्लू कलर वाला इलाका इसराइल है, जबकि जो बाकी कलर्स वाला इलाका है ये वो इलाका है जिस पर इसराइल ने इस जंग के दौरान कब्जा किया, जिसमें शाम का गोलान हाइट्स का इलाका, उर्दन यानी जॉर्डन का वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम
یعنی مشرقی بیت المقدس کا علاقہ اور مصر کے سینائی پیننسولا اور غزہ اسٹرپ کا علاقہ شامل ہے۔ 1973 میں مصر اور شام نے اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ Egypt and Syria would launch a surprise attack against Israel. اور جنگ شروع ہو گئی، لیکن اس جنگ کے باوجود مصر اور شام اپنے علاقے حاصل نہ کر پائے۔ 26 مارچ 1979 کو مصر کے صدر انور سادات نے واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیل کے صدر مناچم بیگن کے ساتھ امریکی صدر جمی کارٹر کی موجودگی میں ایک ایجپٹ اسرائیل پیس ٹریٹی نامی معاہدہ سائن کیا، جس کے تحت اسرائیل نے سینائی پیننسولا کا علاقہ مصر کو واپس کر دیا اور بدلے میں مصر نے سوئز کینال سے اسرائیل کے بحری جہازوں کے لیے فری راستہ دے دیا اور اسٹریٹس آف تیران اور گلف آف عقابہ کو انٹرنیشنل واٹر ویز مان لیا اور اسرائیل کو ایک ریاست بھی تسلیم کر لیا، جبکہ جولائی 2018 میں شام نے بھی مشرقی گولان ہائٹس کو واپس حاصل کر لیا، لیکن اردن، ویسٹ بینک اور مشرقی بیت المقدس اور مصر غزہ اسٹرپ کو واپس حاصل نہ کر سکے۔